जय श्री कृष्णा मित्रों, कहानियों का मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। पुराने समय की बात है जब एक विशाल साम्राज्य पर एक बुद्धिमान लेकिन कमजोर बादशाह का शासन था। उसी साम्राज्य में एक शक्तिशाली सेनापति था जिसे सभी राणा कहकर पुकारते थे। राणा का पराक्रम और उसकी युद्ध कला अद्भुत थी और इसी कारण वह बादशाह का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन गया था। लेकिन समय के साथ राणा की महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगीं। राणा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। उसने लगातार पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और लूटपाट व छल कपट के बल पर अपनी सेना को और भी शक्तिशाली बना लिया। उसकी बढ़ती ताकत से पूरा साम्राज्य भयभीत हो गया। लोग धीरे धीरे यह कहने लगे कि अब राणा ही असली शासक है। बादशाह के मन में एक अजीब सा डर घर कर गया था। वह जानता था कि राणा की नीयत अब ठीक नहीं है। एक दिन दरबार में बादशाह ने अपने मंत्रियों से कहा, राणा की बढ़ती ताकत हमारे साम्राज्य के लिए खतरा है। अगर समय रहते इसे नहीं रोका गया तो ये पूरे राज्य को निगल जाएगा। लेकिन बादशाह की चेतावनी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। राणा के डर से सब चुप थे। फिर वही हुआ जिसका बादशाह को डर था। एक दिन राणा ने खुली बगावत कर दी। उसकी विशाल सेना ने राजमहल को चारों ओर से घेर लिया। बादशाह ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राणा की चालों और उसकी ताकत के सामने वह टिक न सका। अंततः राणा ने बादशाह का कत्ल कर दिया और खुद तख्त पर बैठ गया। कई वर्षों तक राणा ने अपनी हुकूमत का आनंद लिया। फिर एक दिन उसने दरबार में ऐलान किया, अब समय आ गया है कि मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूं जो मेरी बादशाहत संभाल सके। मगर मेरी एक शर्त है, मेरा उत्तराधिकारी मुझसे भी अधिक चालाक और समझदार होना चाहिए। मेरे जमाने में मैं इतना तेज और चालाक था कि एक दिन में 10-10 घरों को लूटकर अपनी जेबें भर लेता था। यह सुनते ही दरबार में बैठे लोग हैरान रह गए। तभी दरबारियों में से एक व्यक्ति जिसका नाम बिजू था आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, आप तो 10-10 घरों की बात कर रहे हैं। मैं तो पूरी की पूरी बस्ती को इस तरह लूट सकता हूं कि किसी को भनक भी न लगे। राणा को बिजू की चुनौती पसंद आई और उसने कहा, तो ठीक है, जाओ और पास की बस्ती में अपनी चतुराई का सबूत दो। बिजू ने अपनी पत्नी को साथ लिया और एक व्यापारी का भेष धारण कर पास की बस्ती में जाकर बस गया। कुछ ही दिनों में लोग उसे बिजू सौदागर के नाम से जानने लगे। बिजू ने सबसे पहले एक गधा चुराया और उसे बेचने की योजना बनाई। बेचने से पहले उसने गधे के मुंह में सोने की अशर्फियां भर दीं और मुंह को कपड़े से कसकर बांध दिया। फिर वह गधे को लेकर भीड़ भरे बाजार में पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने गधे के मुंह से कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटते ही गधे के मुंह से खनकती हुई सोने की अशर्फियां गिरने लगीं। यह अनोखा नजारा देखकर लोग दंग रह गए और आपस में कहने लगे, अरे यह गधा तो बड़ा अजीब है। इसके मुंह से तो सोने की अशर्फियां निकल रही है। बिजू ने बड़ी चालाकी से उत्तर दिया, यह कोई साधारण गधा नहीं है। जब भी मुझे थोड़ी उदासी होती है, यह गधा सोने की अशर्फियां उगलता है। मेरे पास अब इतनी जगह नहीं बची कि मैं इन अशर्फियों को रख सकूं, इसलिए मैं इसे बेचने के लिए यहां लाया हूं। मैं चाहता हूं कि कोई समझदार व्यापारी इस गधे को खरीदे और इसका अच्छे से ध्यान रखे। लोगों ने अपनी आंखों से गधे के मुंह से सोने की अशर्फियां गिरते देखी थीं और बिजू की कहानी से प्रभावित हो गए थे। सभी को लगा कि यदि इस गधे को पाने के लिए ऊंची कीमत भी चुकानी पड़ी तो यह सौदा सस्ता साबित होगा। बड़े बड़े व्यापारी गधे को खरीदने के लिए बोली लगाने लगे और अंततः एक व्यापारी ने 10 सोने की अशर्फियां देकर गधे को खरीद लिया। बिजू ने 10 अशर्फियां और गधे के मुंह से गिरी बाकी अशर्फियां इकट्ठी की और मुस्कुराते हुए अपने घर लौट गया। दूसरी ओर नया मालिक गधे को लेकर अपने घर जा रहा था और उसका तमाशा देखने के लिए लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। घर पहुंचकर नया मालिक सभी को इकट्ठा करके बोला, भाइयों, अब हम इस गधे के मुंह से सोने की अशर्फियां निकलते देखेंगे। सबने उदासी का नाटक करते हुए गधे के चारों ओर घेरा बना लिया, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी
गधे के मुंह से एक भी अशर्फी नहीं गिरी। गधा तो गधा ही था, उसकी फितरत में कोई बदलाव नहीं आया था। वह तो बस आराम से चारा खाता रहा, जैसे उसे किसी बात की परवाह ही न हो। लोग हैरानी और गुस्से से भर गए कि आखिर ये किस प्रकार की धोखाधड़ी है। उसी समय एक समझदार व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसने भीड़ की हलचल देखी और पूछा, यहां क्या हुआ है? लोगों ने उसे पूरा हाल सुनाया। उस व्यक्ति ने तुरंत ही बात समझ ली और व्यापारी को चेताया, तुम्हारे साथ धोखा हो चुका है। इससे पहले कि वह ठग तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाए, उसे पकड़ो और अपना हक वापस लो। सभी लोग गुस्से से भरकर बिजू के घर की ओर दौड़ पड़े और दरवाजा पीटने लगे। अंदर से बिजू की पत्नी की आवाज आई, बिजू किसी काम से बाहर गए हैं, आप बाहर इंतजार कीजिए, मैं अपना पालतू कुत्ता भेजती हूं, जो जाकर उन्हें आपके बारे में बताएगा और उन्हें साथ ले आएगा। यह सुनकर लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि भला एक कुत्ता अपने मालिक को कैसे ढूंढकर घर वापस बुला सकता है। असल में यह बिजू की एक और चाल थी। उसे अंदेशा था कि गधे के मुंह से अशर्फियां न गिरने पर लोग उससे बदला लेने आएंगे, इसलिए उसने अपनी पत्नी को पहले से ही सब समझा रखा था। बिजू की पत्नी ने कुत्ते को दरवाजे से बाहर छोड़ दिया और वह कुत्ता भीड़ के बीच से होता हुआ तेजी से भाग निकला। दूसरी तरफ बिजू घर की पिछली दीवार से कूदकर कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ा और थोड़ी ही देर में उसने कुत्ते को पकड़ लिया। इसके बाद वह कुत्ते के साथ वापस लौट आया। बिजू को कुत्ते के साथ वापस आता देख लोगों की नजरें उसकी चालाकी पर टिक गईं। लोग भूल ही गए कि वे यहां क्यों आए थे और उसकी कुत्ते की अद्भुत खासियत की बातें करने लगे। किसी ने पूछा, यह कुत्ता कितने का है? बिजू पहले तो मुस्कुराते हुए बोला, यह कुत्ता बिकाऊ नहीं है साहब, यह तो मेरे लिए परिवार के सदस्य जैसा है। लेकिन भीड़ में से एक और व्यापारी, जो पहले ही गधे के झांसे में आ चुका था, इस बार और भी जिद पर अड़ गया। उसने झट से 10,000 सोने की अशर्फियां निकाली और बोला, यह कुत्ता मैं ले जाऊंगा, चाहे जो हो। बिजू को यह सुनते ही अपनी योजना सफल होती दिखी। उसने थोड़ी आनाकानी के बाद कुत्ते को बेच दिया। व्यापारी कुत्ते को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौटने लगा और भीड़ फिर से उसके पीछे चल दी। सब यही देखने के लिए बेताब थे कि आखिर यह कुत्ता किस तरह अपने मालिक को ढूंढकर वापस लाता है। व्यापारी के पास एक गुलाम था जो कई दिनों से उसके अत्याचारों से तंग आ चुका था। कुत्ते की खासियत आजमाने के लिए व्यापारी ने गुलाम को आदेश दिया, जाओ पास के गांव से चावल के भाव का पता लगाकर आओ, अगर देर हुई तो यह कुत्ता तुम्हें ढूंढ लाएगा। गुलाम ने यह सुनते ही खुशी खुशी गांव की ओर कदम बढ़ाए। वह सोच रहा था कि यही मौका है जब वह भाग सकता है। दूसरी ओर व्यापारी ने कुत्ते को गुलाम के पीछे भेज दिया। भीड़ के सामने यह एक बड़ा तमाशा बन चुका था। जैसे ही गुलाम को मौका मिला, उसने अपनी रफ्तार तेज की और जंगल के रास्ते गांव की ओर भाग निकला। कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन यह खेल असल में गुलाम की चालाकी का हिस्सा था। जंगल के बीच पहुंचते ही गुलाम ने कुत्ते को बिस्कुट का टुकड़ा दिखाकर एक पेड़ से बांध दिया। फिर वह खुशी खुशी दूसरी दिशा में निकल गया और आजादी की राह पकड़ ली। घंटों इंतजार के बाद न तो गुलाम वापस आया और न ही कुत्ता। भीड़ अब गुस्से में थी। उन्हें एहसास हो गया कि उनके साथ फिर से धोखा हो चुका है। व्यापारी और भीड़ एक बार फिर बिजू के घर की ओर दौड़ पड़ी। बिजू को दूर से ही भीड़ का गुस्सा समझ में आ गया। इस बार वह घर छोड़कर भागने के बजाय एक नई चाल चलने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह हमारा आखिरी खेल है, अब हमें सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। दरवाजे पर गुस्साई भीड़ के सामने बिजू और उसकी पत्नी खुद बाहर आए। भाइयों, शांत हो जाइए, बिजू ने ऊंची आवाज में कहा। मैं मानता हूं कि मैंने अपनी चालाकी से आप सबको मूर्ख बनाया है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि लालच की वजह से आप लोग मेरे झांसे में आए। मैं भी उसी दुनिया का हिस्सा हूं जहां लोग एक दूसरे को ठगने से बाज नहीं आते। यह सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग सोचने लगे कि सचमुच लालच की वजह से ही वे बार बार ठगे गए। अंत में एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, बिजू, तुमने जो किया वह गलत था, लेकिन यह भी सच है कि हमें खुद के लालच ने अंधा बना दिया था। बिजू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब मैं हमेशा के लिए यह दांव छोड़कर जा रहा हूं। मैं वादा करता हूं कि आगे से अपनी चतुराई का उपयोग अच्छे कामों में करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कहानियों का मंच को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे
एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।